हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल जो कि आपके लेकर आता है बहुत सारे कोर्सेज, बहुत क्वालिटी कंटेंट, और वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। ये हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि ये जो शिक्षा है ये सभी तक पहुंच पाए, हर एक इंसान तक पहुंच पाए। तो मैं अभिनव सिंह राठौर आपको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में क्लास 9th नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो पर्टिकुलर फीचर मौर्यन एम्पायर का जिसकी वजह से हम मौर्यन एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडर्न एम्पायर का जो है या मौर्यन एम्पायर जो है वो बहुत यूनिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई सारी चीजें हैं, कई यूनिकनेस हैं। हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में भी, जहां से हमको मेजर सोर्स की मिलती है मौर्यन एम्पायर या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी इंतजार के चालू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की या पॉलिटिकल यूनिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई जैसे आज की डेट में हम हमारा देश देखते हैं, इंडिया है, इंडिया को कितने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे या आपके लीजिए पॉलिटिकल बेसिस पे तोड़ा गया है। तो पहला कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, कंट्री है, जो कि हमारा देश है इंडिया, दैट इज भारत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1। फिर हम बात करते हैं स्टेट्स की, स्टेट्स के बाद बात करते हैं हम डिविजन्स की, डिविजन्स के बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट की, फाइनली हम बात करते हैं सिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे ही क्या था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी इनका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा एम्पायर था, वो ऐसे ही यूनिट्स में बटा हुआ था। तो आइए देखते हैं हम ये ऐसी यूनिट्स कौन सी थी, उनके साथ साथ हम ये जानेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे। भाई जैसे आज की डेट में हम बात करें कि भाई स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या आप कह लीजिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस स्टेट के लिए, वो कौन है, वो चीफ मिनिस्टर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आते हैं हमारे डीएम साहब या डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब या कलेक्टर साहब, जिनको आप बात कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कितने पॉलिटिकल यूनिट्स में पूरा मौर्यन एम्पायर टूटा हुआ था और उस टाइम पे उनकी संख्या या किस हिसाब से थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की या केंद्र की। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था पुराने वीडियो में भी कि मौर्यन एम्पायर जाना जाता है अपने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के लिए, राइट, कि भाई एक ही पर्टिकुलर जगह से, एक ही जगह से पूरे डायरेक्शंस जाएंगे, पूरी चीजें डिसाइड होगी और फिर ही उन्हीं चीजों को बाकी लोगों को फॉरवर्ड करा जाएगा और वही चीज इंप्लाई होगी या अप्लाई होगी। तो सेंटर की बात करते हैं, हम केंद्र की बात करते हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, राजा या सम्राट। सम्राट बेसिकली अगेन क्या हो गई, एक टाइप की उपाधि हो गई, एक टाइप का टाइटल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम चक्र की। चक्र क्या रोल प्ले करते थे, एज अ स्टेट रोल प्ले करा करते थे, ठीक है। मतलब यही बात करी जाए आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। सिमिलरली उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर की जब बात करें तो जो पूरा राज्य है, पूरा केंद्र है, वो किस में डिवाइड हुआ करता था, तो वो चक्र में डिवाइड हुआ करता था, जो कि स्टेट का रोल प्ले करा करते थे। तो अशोक के टाइम की जब हम बात करते हैं तो ऐसे 5 चक्र हुआ करते थे। कितने चक्र हुआ करते थे, 5 चक्र हुआ करते थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेटर की बात करी जाए तो वो होते थे कुमार या आर्यपुत्र। अब कुमार और आर्यपुत्र कौन होते हैं, बेसिकली ये रॉयल ब्लड्स होते हैं, आप कह लीजिए इनके बेटे होते हैं। जब हमने अशोक की अर्ली लाइफ के बारे में जाना था तो बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था उस टाइम पे कि ये अवंती के गवर्नर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, अवंती के गवर्नर रह चुके हैं। तो बेसिकली ये आर्यपुत्र या कुमार ही हैं बेसिकली, जो कि किसी ना किसी स्टेट का हेड करते हैं और बेसिकली गवर्नेंस उसका देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मंडल पे। मंडल काम करता है एज अ डिवीजन। डिवीजन मतलब ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे या 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन बनता है। उसका हेड कौन होता है, हमारे महामात्य या प्रादेशिक, ठीक है। क्या कौन होता है, महामात्य या प्रादेशिक, ठीक है। अब आते हैं आगे आधार या विश, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। यहां पे बेसिकली एडमिनिस्टर जब देखा जाता है तो या तो वो विशपति होगा या आपका स्थानिक होगा। कौन होगा, या तो विशपति होगा या स्थानिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम की। ऑफ कोर्स सबसे छोटी इकाई यही है, सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो वो ग्राम ही होती है। बट ग्राम भी कहीं ना कहीं एक दफा और डिवाइड होते हैं फर्दर अपने आप में। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, 10 गांव का समूह जो है, उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, गोप या गोपन, ठीक है। और जब हम प्रॉपर एक पर्टिकुलर गांव की बात करते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर या उसका हेड कौन होता है, आपका ग्रामीणी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम आपसे वैदिक काल के टाइम की भी बात कर रहे थे, जब हमने उसके भी पॉलिटिकल यूनिट्स देखे थे, तो ये ग्रामीणी जो है पर्सन, इसको चेंज नहीं करा गया, ठीक है। यानी कि स्थानीय व्यवस्था कह लीजिए या आप सबसे लोकल पॉलिटिकल यूनिट कह लीजिए, उसको किसी भी मेजर राजा ने कभी नहीं छेड़ा। वो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया और जो भी चेंजेस लेकर आने हैं वो अपर लेवल पे ही लेकर आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां को छेड़ देंगे तो आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली यही लोग हैं जो आपकी व्यवस्था बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था बेसिकली आपका पॉलिटिकल यूनिट्स
कि जो पूरा राज्य था, पूरा साम्राज्य था, वो इतने चीजों में डिवाइड था। एक बार फिर से देख लेते हैं, केंद्र की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं तो उसका कौन होता है, राजा होता है या सम्राट होता है। चक्र की बात करें यानी कि स्टेट्स की बात करें तो वो होता है कुमार या आपका आर्यपुत्र। ये बेसिकली ज्यादातर केसेस में हमने देखा गया है कि ये बेटे ही हुए हैं, राइट। राजा के जो बेटे हुआ करते थे, जब वो एक पर्टिकुलर एज पे आ जाते थे तो उनको कहीं ना कहीं गवर्नर बना दिया जाता था, या फिर राजा का अगर कोई छोटा भाई है या कोई और काजन है, राइट, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती थी। मतलब बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी जाएगी, रॉयल ब्लड को सौंपी जाएगी, जो कि राज्य के आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं या कहीं ना कहीं आपके रॉयल ब्लड्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडल या डिवीजन के बारे में, जो कि एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है। उसका हेड कौन होता है या एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, महामात्य। और इसी इंसान को कई अदर टेक्स्ट में एक और नाम क्या दिया गया है, प्रादेशिक। ठीक है, ये दो नाम दो लोग अलग अलग नहीं है, ठीक है। या तो महामात्य बैठेगा, महामात्य बेसिकली मंत्री होता है, ठीक है, एक टाइप का मिनिस्टर होता है। जब हम ऑफिशियल्स की बात करेंगे, जब हम ऑफिशियल्स पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के, तो हम उसमें भी बात करेंगे महामात्य की और अमात्य की, ठीक है। तो या तो महामात्य देखेगा उसको, या फिर क्या देखेगा, प्रादेशिक देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधार की या विश की, जो कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, ग्रुप हो गया बहुत सारे गांवों का, ठीक है। ज्यादातर इस टाइम पे 100 या 120 गांव लिए जाते थे एक विश के अंदर या एक आधार के अंदर। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, स्थानिक करेगा, ठीक है। ये क्या है, स्थानिक। या फिर कौन करेगा, विशपति। विशपति अगेन हमने उसको वैदिक टाइम पे भी विशपति को देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम की। ऑफ कोर्स विलेज जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे लोवेस्ट पॉलिटिकल यूनिट होगा, सबसे छोटे पॉलिटिकल यूनिट, दैट मींस विलेज। विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, तो ग्रामीणी देखेगा। और ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, तो वो गोप देखेगा। तो बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी कि हमारे क्या, प्रशासकों की। अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये हमको दो ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलती है। तो जब अभी करंटली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑफिशियल्स के नाम हमको कहां से मिले हैं, अर्थशास्त्र से मिले हैं, जो कि किसकी बुक है, कौटिल्य की बुक है, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ये फॉलोइंग जो होते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए इन ऑफिशियल्स को आज हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका मंत्री, ठीक है। मंत्री ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन टर्म है, इसका मतलब है आपका प्राइम मिनिस्टर जो या हेड मिनिस्टर हुआ करता था, और इसको क्या बोलते थे, अमात्य बोलते थे या महामात्य भी इसको बोला जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरोहित की। पुरोहित ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मैटर रेफर करता होगा। तो ये जो पुरोहित था ये क्या करता था, जितने भी रिलीजियस डिसीजंस लेने चाहिए थे या रिलीजियस डिसीजंस को जो इफेक्ट करते हैं या रिलीजन को इफेक्ट करने वाले जो डिसीजंस होते हैं, ये कौन लेता है या इससे किससे कंसल्ट करा जाता है, तो पुरोहित से इसको क्या करा जाता है, कंसल्ट करा जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है युवराज। युवराज ऑफ कोर्स अगेन वेरी कॉमन टर्म, जो कि किसके लिए यूज होता है, आपके प्रिंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेनापति की। सेनापति भी अपने आप में कहीं ना कहीं अंडरस्टूड टर्म है, भाई ये कौन होगा, ये जनरल होगा या आर्मी का ये चीफ होगा। आगे बात करते हैं समाहर्ता की, और समाहर्ता और जो नेक्स्ट टर्म है आपका सन्निधता, ठीक है। ये जो दो टर्म्स है ये बहुत ही क्या होता है, कंफ्यूजिंग है। नाम से कंफ्यूजिंग नहीं है बट इनके काम से कंफ्यूजिंग है। जब हम समाहर्ता की बात करते हैं तो यहां हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन की, दैट मींस द फाइनेंस मिनिस्टर की। एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी किस हिसाब से चलेगी, हमको क्या करना चाहिए कि इकोनॉमी बूस्ट हो, उसमें सब चीजें सही तरीके से चलती रहे, सुचारू रूप से ये क्या है आगे बढ़ती रहे, तो वो कौन डिसाइड करेगा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करेगा। एवरी डिसीजन, जो हर एक डिसीजन जो है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाला है, आपके फाइनेंसेस को इफेक्ट करने वाला है, वो कौन करेगा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, जो कि क्या है, समाहर्ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन्निधता की। तो ये क्या होता है, ये स्टेट ट्रेजरर रहता है। भाई जब जितना भी पैसा आया कंट्री में, जितना भी पैसा आया स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास, उसका पूरा का पूरा हिसाब ये रखता है। कितना पैसा खर्च हुआ, कहां कहां खर्च हुआ, पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट, पूरी की पूरी अकाउंट्स कौन मेंटेन करके रखता है, तो वो सन्निधता ने मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नायक की। नायक जो होता है एक पर्टिकुलर सिटी में हेड होता है, उसकी सिक्योरिटी का जो काम है, उसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिटी की, वो किसके हाथ में रहती है, तो वो नायक के हाथ में रहती है। तो ही इज बेसिकली हेड और इंचार्ज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ सिटी, मतलब पुलिस का काम है बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारिक की। व्यवहारिक जो है बेसिकली क्या है, आपका सिविल जज रहता है। अब सिविल जज बेसिकली कौन होता है या कौन सा इंसान होता है, आज भी जो है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दो टाइप के जज बैठा करते हैं, सिविल जज बैठता है और एक सेशन जज बैठता है। सिविल जज वो होता है जो आमतौर पर छोटे मोटे केसेस जो होते हैं उनका निपटारा करता है। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी दो गुट के बीच में कुछ लड़ाई होगी किसी चीज को लेके, भाई कहा सुनी हो गई, खींचातानी हो गई, एक ने बोला कल आई विल सी यू इन द कोर्ट,
एक ने बोला कल ना मैं एफआईआर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो जो ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिनका आसानी से निपटारा हो सकता है वो होते हैं सिविल मैटर्स होते हैं। वहीं जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं, बहुत ही गंदे घिनौने क्राइम होते हैं, उनको कौन देखता है? सेशन जज देखता है। जैसे कि भाई मर्डर हो गया, ठीक है, फिर आपका रेप केस हो गया, ऐसी चीजें जो है वो आपको कौन देखता है? सेशन जज देखता है। ठीक है, कौन देखता है? सेशन जज। तो जो व्यवहारिक है यहां पे ये बेसिकली सिविल जज का पोजीशन हैंडल करता है, या फिर क्या रहता है? सिविल जज रहता है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं प्रदेष्टा की। नाउ प्रदेष्टा जो रहता है वो बेसिकली कमिश्नर के थ्रू एक्ट करता है कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करके रखेगा, साथ ही साथ क्या है? वो आपका सेशन या क्रिमिनल जज भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? आपके पर्टिकुलर कुछ ऑफिशियल्स हैं, साथ में अभी हम और भी ऑफिशियल्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात आते हैं कर्मांतिक की। कर्मांतिक जब है बेसिकली ये कहता है हेड ऑफ इंडस्ट्रीज होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर सिटी में होती है वहां एक कर्मांतिक बैठता है। वो क्या करता है? इनको सुपरवाइज करता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है और कितना उसका सेलिंग है, ताकि आगे जाके जब हम उस पर टैक्स लगा सकें या उस पर कुछ सर्विसेज लेना चाहें तो हमारे पास पूरा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई हाँ ये इंसान जो है वो ये चीज सप्लाई करता है, तो हम उस टाइम पे उसके पास जा सकते हैं या फिर जो भी टैक्सेशन अमाउंट है वो उसको चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली कर्मांतिक क्या है? एक इंडस्ट्रीज का सुपरवाइजर है। ठीक है, इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत सारे टाइप की हुआ करती थी भाई। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका प्रशस्ता। ये बेसिकली होता है जेलर, और इसके साथ साथ इसको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो कि ट्रांसक्रिप्ट बनाने की। कोई भी आदेश रॉयल ब्लड के थ्रू या सम्राट के थ्रू जो भी आदेश आता है तो वो इसको क्या करता है? लिपिबद्ध करता है, मतलब उसको राइटिंग में रखता है। ठीक है, और तो और ये क्या करता है? ऐसे जो भी आदेश होते हैं, ऐसे कुछ दस्तावेज जो होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर किंगडम के लिए, तो उसका प्रिजर्वेशन का भी काम यही करता है कि मतलब उसको सही साइड पे रखना। जैसे मान लीजिए भाई राजा ने 1 साल पुराना ट्रांसक्रिप्ट मंगा लिया कि यार एक बात बताओ, जो अपने प्रशस्ता साहब है कि यार मैंने 1 साल पहले ऐसे ही कुछ केस आया था जिसमें मैंने कुछ वर्डिक्ट दिया था, राइट, तो अब आप बताओ मेरे को कि वो किधर है, मैंने क्या वर्डिक्ट दिया था, मुझे याद नहीं है। तो वो क्या करेगा? जब ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, एक पर्टिकुलर लिपिबद्ध करता है, उसको पूरी राइटिंग में रखता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व करके कंजर्व करके भी रखेगा ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हम उसको देख सकें, दोबारा से उस चीज को या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को खोल सकें। नेक्स्ट बात आती है दंडपाल की। ठीक है, अब दंडपाल बेसिकली इसको जज मत समझिएगा नाम से, इसका काम कुछ और होता है। दंडपाल बेसिकली क्या करता है? लॉजिस्टिक्स का काम करता है आर्मी के लिए। आर्मी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, भाई जैसे घोड़े चाहिए या हाथी चाहिए या आपके लिए बहुत सारे स्वॉर्ड्स चाहिए, एक नया टाइप का वेपनरी चाहिए, ये जो भी चीज़ है, जो भी प्रोक्योरमेंट करना होता है, जो भी लेकर आना होता है जो कि आर्मी को ज़रूरत होती है, तो वो कौन देखता है? पूरा आपका दंडपाल देखता है। नेक्स्ट आते हैं आपके दुर्गपाल। दुर्ग मतलब बेसिकली फोर्ट, बट दुर्गपाल जो है यहाँ पे ये सीमावर्ती के अंदर के दुर्गों की रक्षा करता है, यानी कि जो इंटीरियर फोर्ट्स हो गए आपके एक पर्टिकुलर एरिया में उनका प्रोटेक्शन करेगा या उनका सिक्योरिटी का अरेंजमेंट यही देखता है। नेक्स्ट बातें हैं अंतपाल। अंतपाल जो होता है ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता है, जो फोर्ट्स बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको कह सकते हैं चेक पोस्ट भी कह सकते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो जो भी बाउंड्रीज पे जितने भी इनके फोर्ट होंगे ना, उनकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होगी? तो वो अंतपाल के हाथ में होगी। नेक्स्ट आते हैं नगरिक पे या नगरक पे। ये बेसिकली आपके एक पर्टिकुलर सिटी का हाईएस्ट ऑफिशियल हो गया। फिर आता है अंतवर्षिक। ये क्या हो गया? पर्सनल बॉडीगार्ड्स का, जो भी किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं उनका हेड हो गया। ठीक है, अंतवर्षिक क्या हो गया? बेसिकली ये आपके अंगरक्षक का हेड हो गया। ठीक है, अंतवर्षिक इज बेसिकली अंगरक्षकों का हेड। नेक्स्ट बात करते हैं द्वारिक की। द्वारिक बेसिकली क्या करता था? नीड्स ऑफ पैलेस की तरफ देखता था कि भाई अगर राजा को कुछ चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए राजा को 1 बजे उठ गया, यार मेरे को अब नॉनवेज खाना है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो द्वारिक करेगा। बेसिकली पर्सनल बटलर टाइप से देख लीजिए। बटलर क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन होती है एफएनबी की, जब हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज में भी, तो अपने आप में बटलर बहुत बड़ी पोजीशन होती है। भाई इसको ब्रूस वेन का एल्फ्रेड मान लीजिए। ठीक है, टू बी वेरी ट्रू, आपको अगर और समझना हो डीपली तो इसको ब्रूस वेन का एल्फ्रेड मान लीजिए। हालांकि एल्फ्रेड नहीं है, ये क्या है? द्वारिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टविक की। आर्टविक आपके होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता है। आर्टविक जो होता है वो क्या होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये सब ऑफिशियल्स को ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता था कि भाई हाँ यार चलो ठीक है, ये बंदा अच्छा स्मार्ट सा दिख रहा है, इसको ले आओ। ठीक है, या ये बंदा है जो यहाँ यार ठीक ठाक है, लैंग्वेज है इसके पास, ये बोल लेगा, इसको ले आओ। इनको सिलेक्ट करने के लिए एक होती थी इनकी एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते थे उपधा परीक्षा।
क्या बोलते थे हम उसको? उपधा परीक्षा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? उपधा परीक्षा। तो उपधा परीक्षा पास करने पे ही उसमें लाए गए स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही उसको बेसिकली इन 12 या 13-14 पोस्ट में से कुछ ना कुछ दिया जाता था। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी इंसान आके कुछ भी बन सकता है। हर एक हाई ऑफिशियल को बैठने के लिए, स्पेशली जब मैं बात करता हूं अमात्य की बात करता हूं, तो ऐसे मंत्रियों को या कह लीजिए ट्रेजरर की बात कर, समाहर्ता ऐसा उनकी बात करता हूं, तो इनको उपधा परीक्षा देनी पड़ती थी। अब ये उपधा परीक्षा बेसिकली क्या थी? इनका कैरेक्टर का जजमेंट हुआ करता था, वेरियस इनके सामने सिचुएशंस रखी जाती थी, बेसिकली ये इंटरव्यू टाइप का हुआ करता था। अब भाई उस टाइम पे ऑफकोर्स ही बात है, एप्टीट्यूड शीट तो सॉल्व करवाएंगे नहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर बेसिस जो जज करना होता था वो उपधा परीक्षा के थ्रू होता था, और इसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को क्या मिलती थी? वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट मिलती थी। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की। यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द बुक इंडिका। ठीक है, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? इंडिका की बुक के बारे में बात कर रहा हूं, या इंडिका बुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमी, ठीक है, ये बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल हुआ करता था। ठीक है, क्या करता था? इसका क्या काम था कि भाई मैं रोड का कंस्ट्रक्शन जितना भी है, किसके लिए? बेटर ट्रेड के लिए, जो भी है, आप ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, तो उसका हेड जो होता था, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखता था, उसको क्या बोलते थे? एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमी। ठीक है, मतलब या तो वाई या आई, दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगेन किसके अकॉर्डिंग? इंडिका के अकॉर्डिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली 30 लोग हुआ करते थे किसी एक पर्टिकुलर सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, और वो 30 लोग बेसिकली जो है ये 6 कमिटीज में डिवाइड हुआ करते थे, 5 ईच की। ठीक है, मतलब एक कमिटी में 5 लोग हुआ करते थे, और एक कमिटी जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को देखा करती थी, या एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। इसके बारे में जो बात है आज की डेट में, जो नगर पालिका या नगर परिषद है, हम उसके भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई जैसे उसके अंदर एक कमेटी ऐसी होती है जो सैनिटाइजेशन देखेगी, एक कमेटी ऐसी होती है जो रोड कंस्ट्रक्शन देखेगी, एक कमेटी ऐसी होती है जो आपका हाइजीन मेंटेन करेगी या हाइजीन के पीछे लगी रहेगी, एक कमेटी ऐसी होती है जो स्ट्रीट लाइट्स और जो एनर्जी है उसके पीछे रहती है। तो ऐसी करके यहाँ पे टोटल कितनी कमिटीज थी? टोटल 6 कमिटीज थी, 5 मेंबर ईच, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 30 मेंबर्स हो गए। ये इंफॉर्मेशन अगेन हमको कहां से मिलती है? इंडिका बुक से मिलती है, जो कि किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। आइए देखते हैं वो कमिटीज बेसिकली कौन कौन सी थी। तो पहली कमेटी थी शिल्पकला। ये बेसिकली आर्टिसंस और पेजेंट्स को देखा करते थे कि भाई ये इनका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनको प्रॉपर वर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैदेशिक की। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी जो भी बाहर से फॉरेन ट्रैवलर आता था। अब भाई देखिए, ये हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली चंद्रगुप्त के टाइम से इनके रिलेशन किसके साथ थे? ग्रीक्स के साथ थे, राइट? तो कहीं ना कहीं विदेशियों का भी आना बहुत रहा होगा, तो विदेशियों की रख रखाव के पीछे, उनकी देखभाल के लिए पूरा का पूरा जो कमिटी रिस्पॉन्सिबल थी वो यही वैदेशिक कमिटी हुआ करती थी। एक बहुत अच्छा इंस्टेंस की मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने कहीं पढ़ा होगा, आपके स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स में, जब मैं छोटा था तब मैंने जरूर पढ़ा था कि भाई एक फॉरेनर आता है तो उसकी फॉरेनर की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और ये वैदेशिक कमिटी ने उसका पूरा उसको प्रॉपरली, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी उसके घर पे लेके जाते हैं, उस पर वहाँ पे उनको बताते हैं कि भाई इनका कारण मरने का ये रहा, ऐसा रहा, उनकी पूरी की पूरी जो ट्रैकिंग है इंडिया में वो सब उसको बताते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड काम होता था इन सभी की सभी कमिटीज का। नेक्स्ट आते हैं जनसंख्या कमेटी। ये जनसंख्या के पीछे रहते थे कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, हमारे पॉपुलेशन में आदमियों का परसेंटेज कितना है, औरतों का परसेंटेज कितना है, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं कि जो बूढ़े हो गए, कुछ काम नहीं कर सकते, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें जो हैं ये सब कौन देखता था? आपकी जनसंख्या कमेटी देखती थी। इसको आप कह सकते हैं आज का सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाणिज्यिक। वाणिज्यिक ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी काम है एक पर्टिकुलर सिटी में वो कौन सा संभालता था? आपकी वाणिज्यिक। नेक्स्ट इज वास्तु निरीक्षक। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस या कह लीजिए आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए उस पे थे, ये उनका ध्यान रखा करती थी। प्रॉपर प्लेस है कि नहीं है, लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए, ये सब चीजें ये लोग देखा करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनली कर। कर इज बेसिकली टैक्स। तो टैक्स रिलेटेड चीजें, टैक्स कलेक्शन की बात हो गई, टैक्स को ट्रेजरर के पास पहुंचाना, उसके पास लेखाकार करवाना, उसका पूरा ऑडिट करवाना, ये सब कौन देखता था? आपकी कर समिति देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगेन कुछ और ऑफिशियल्स हमारे सामने हैं अकॉर्डिंग टू द बुक इंडिका। नेक्स्ट इज आपका पांड्य अध्यक्ष। ठीक है, पांड्य अध्यक्ष बेसिकली क्या करता था? ये सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स हुआ करता था कि भाई ये डिसाइड करेगा
आपका रेट, जैसे मान लीजिए कि भाई जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, आज उसका रेट फिक्स्ड है भाई, जब सरकार की बात करते हैं तो वो एमएसपी पर किसानों से खरीदती है, फिर मंडियां हैं, अलग अलग रेट हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स ये देखता था कि कोई इंसान किसी और को जबरदस्ती लूट नहीं रहा हो या उसका गलत फायदा नहीं उठा रहा हो। तो जितना भी ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था उसको सुपरवाइज कौन करता था, तो ये पांडे अध्यक्ष करता था, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होता था, ठीक है। अगेन ये भी उपधा परीक्षा देख के आया होगा, ओके, एंड ही रिप्रेजेंट द स्टेट, या फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता था, राजा को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौतवा अध्यक्ष की। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुआ करता था, ताकि पूरे के पूरे राष्ट्र में, पूरे के पूरे एम्पायर में एक जैसे मेजरमेंट रहे और एक जैसे वेट्स रहे, ठीक है। उससे क्या होता है ना, एक यूनिटरी सिस्टम आता है, एक रूपता आती है पूरे के पूरे आपके कर शासन में या कर प्रणाली में। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रांस की बात जब करते हैं, बहुत पुराने ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, तो हर एक वेट हर एक पर्टिकुलर सिटी में अलग अलग हुआ करता था। तो कर क्या होता था, टैक्स जो उस पर लगता था वो अकॉर्डिंगली लगता था, कहीं बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, कहीं बहुत कम लग रहा है, आय में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेंसी हो रही है, कोई आय ऐसी है किसी की इनकम बहुत, किसी सिटी की इनकम बहुत ऊपर जा रही है और वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो पौतवा अध्यक्ष देखा करता था कि भाई एक स्टैंडर्ड मेथड रहे, जैसे कि आज हम इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं, उसी का काम कौन करता था, आपका पौतवा अध्यक्ष करता था। नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष बेसिकली क्या करता था, ये आपकी मिंटिंग प्रेस जो हुआ करती थी, जहां पे सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट के सिक्के ढाले जाते थे, ये उसका हेड होता था, ये उसका सुपरिटेंडेंट होता था। प्रॉपर तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा, कितना वेट जाना चाहिए उस पर्टिकुलर सिक्के में, उसका क्या मान रहेगा, कितनी वैल्यू रहेगी, ये सब कौन डिसाइड करता था, आपका लक्षणा अध्यक्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी की जब बात आती है तो वो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। अर्थशास्त्र में एक बहुत अच्छी चीज ये लिखी गई है कि हमारी सोसाइटी का कह लीजिए या हमारे पर्टिकुलर सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्या, आपके शूद्र, ठीक है। तो क्यों ना हम इनको भी बेसिकली मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करें। तो क्या होता था, मौर्यन एम्पायर के टाइम में इन शूद्रों को क्या दी जाती थी, जमीन या लैंड दी जाती थी कि कल ना ये स्टेट लैंड है, आप इसके मालिक नहीं है, ठीक है, बस ये हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इस पे क्या कर सको, आप खेती कर सको, आप अपना पैदावार कर सको। अब उससे स्टेट को क्या होगा या उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि इंक्रीज इन टैक्स, ठीक है। अभी क्या था, अभी आज की डेट में हम देखे जाए तो शूद्र जो थे ये फार्मिंग नहीं करते थे, ये ज्यादातर क्या डिमिनियल जॉब्स करते थे या छोटे मोटे जॉब्स करते थे जिसपे टैक्स लगाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब टैक्स बढ़ाना है, अब बेसिकली इनकम है क्या, टैक्स, इनकम बढ़ानी है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना पड़ेगा, उनको नौकरी देनी पड़ेगी, राइट। तो क्या करते थे, यहाँ पे इस टाइम पे अर्थशास्त्र में साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को भी लैंड दी जाती थी और इनसे भी खेती करवाई जाती थी और इनसे भी टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। अब भाई जब सब अन्न में मिला दूंगा तो क्या आप ये कह सकते, जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण ने अन्न उगाया, ठीक है, या वीट उगाया और एक शूद्र ने वीट उगाया, अब दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो क्या ये आप बता सकते हो कि ब्राह्मण के हाथ का उगाया हुआ वीट कौन सा है, शूद्र के हाथ के कौन सा है, नहीं ना, राइट। तो बेसिकली यही था इनका कहना कि भाई हम क्या करें, प्रोड्यूस को या प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें और मैक्सिमाइज प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, हमारी इनकम मैक्सिमाइज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी लैंड के बारे में। तो दो टाइप के लैंड थे, एक कहते थे सीता भूमि, ठीक है। सीता भूमि जो थी ये क्या थी, आपकी गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड लैंड थी, जो लैंड राजा के पास है या सीधे राजा के अधीन आता है डायरेक्टली। स्पेशली क्या होता था, कैपिटल सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज की यहाँ पे बात हो रही है और छोटे विलेजेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो बड़ी सिटीज के आजू बाजू का जो लैंड होता था उसको क्या बोलते थे, बड़ा सीता भूमि। बेसिकली दे वर ओन्ड बाय योर रॉयल ब्लड और योर रॉयल फैमिली, ठीक है। कौन देता था उनको, गवर्नमेंट या स्टेट इनको क्या करता था, ओन करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदेव मात्रक के बारे में। ऐसी जमीन जहां पे यील्ड बहुत ज्यादा है विदाउट एनी काइंड ऑफ रेनफॉल, बिना बारिश के भी वहां पे पैदावार जो है वो अच्छी खासी है, तो उसको हम क्या बोलते थे, अदेव मात्रक, या उस टाइप की भूमि को हम क्या बोलते थे, अदेव मात्रक। इकोनॉमी की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रोण की। द्रोण बेसिकली एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो कि वेट्स और क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को मेजर करने में काम आता था। भाई जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में कितनी पैदावार हुई है, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जो वेट्स और क्वांटिटी नापने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था, द्रोण नाम था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के बेसिकली दो टाइप के मेटल से बना करते थे, सिल्वर और कॉपर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, या आपके लिए जानने की बात यह है, कोई भी कॉइन हम यहाँ इस एरा का जो हमको मिला है, हम उसको पुख्ता तौर पे नहीं बोल सकते, या हम उसको बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि ये मॉडर्न टाइम का था, बिकॉज उस पर एज सच कोई भी इम्प्रिंट कह लीजिए या कोई भी निशानी हमको नहीं मिली जो हमें बाकी राजाओं के सिक्कों से मिली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है अगेन अर्थशास्त्र से लेकर आपके सामने प्रेजेंट करी गई है। तो सिल्वर कॉइन जो थे वो कितने थे, वो कुछ टाइप्स के थे, क्या थे, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग, ये 4 टाइप्स के सिल्वर कॉइन थे। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में नहीं होता भाई 25 पैसे 50 पैसे, राइट। अब तो पैसा चलो खत्म हो गया है, बट कहीं ना कहीं पहले हम 90s से पहले की बात करते हैं, 90s 80s 70s एरा की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स इस टाइम पे भी सिक्के जो हमारी डिनोमिनेशन थी वो रुपए से भी कम में डिवाइड हुआ करती थी। अगेन सेम कॉपर भी, कॉपर क्या है, मार्गदर्शक, अर्ध मार्गदर्शक, करनी और अर्ध करनी, तो ये बेसिकली इनके क्या थे, कॉइनेज हुआ करते थे, या इनके इन टाइम के कॉइन्स हुआ करते थे। तो बेसिकली इकोनॉमी में कॉइनेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद मिलिट्री की, कि वहां का मिलिट्री का प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और मिलिट्री कितने टाइप की हुआ करती थी। तो अगेन हम रेफर करेंगे किस बुक को, एकमात्र ऐसी ऑथेंटिक सोर्स बुक को रेफर करेंगे हम, क्या, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह बोला है कि जो मौर्य एम्पायर की मिलिट्री हुआ करती थी वो चतुरंगिणी थी। उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है, चतुरंगिणी सेना। चतुर मतलब 4, रंगिणी मतलब डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वो 4 बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की सेना थी, या कह लीजिए 4 डिफरेंट टाइप्स की जो बटालियन या रेजिमेंट हुआ करती थी वो कौन सी थी। पहली वाली हो गई फुट सोल्जर्स, जो आपके हो गए पैदल सिपाही। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स हर एक आर्मी में हमको देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हॉर्समैन, या आपकी अश्वसेना। ठीक है, अश्वसेना भी क्या है, बहुत कॉमन चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वॉर एलिफेंट्स। ये एक नई चीज थी जो मौर्यन एम्पायर ने अपने आप में इनकॉर्पोरेट करी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य और इवन उसके पहले भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैरियट्स की या रथ की, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या था, ऑलरेडी यूज हुआ करते थे। तो ये बेसिकली ये जो 4 चीजें हैं आपकी, फुट सोल्जर्स हो गए, आपके हॉर्समैन हो गए, या अश्वसेना हो गई, गज सेना हो गई, और फाइनली रथ सेना हो गई। तो ये 4 टाइप की जो थी ये सेनाएं हुआ करती थी, और इन्हीं 4 टाइप को हम क्या बोलते हैं, चतुरंगिणी सेना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे स्पाई डिपार्टमेंट की, या हमारे क्या है बेसिकली सर्प डिपार्टमेंट की, या सर्प महामात्य की। तो जब हम स्पाई डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनको जो स्पाइस हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे, गुण पुरुष बोला करते थे। क्या बोलते थे, गुण पुरुष बोला करते थे। और इन गुण पुरुष के जो हेड हुआ करते थे, जो डिपार्टमेंट के हेड होते थे, उसको हम क्या बोलते थे, महामात्य सर्प। महामात्य अगेन आपका मंत्री हो गया, सर्प जो था वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, किसका, स्पाई का डिपार्टमेंट हो गया। तो इनके हेड कौन हो गए, महामात्य सर्प हो गए। और इन स्पाइस को उस टाइम पे, उस लोकल लैंग्वेज में उस टाइम के टाइम पे क्या बोला जाता था, उनको गुण पुरुष बोला जाता था। अब ये जो गुण पुरुष हुआ करते थे ये 2 टाइप के हुआ करते थे। तो जो पहला टाइप हुआ था उसको हम बोलते थे संस्था, यानी कि स्टेशनरी। ये लोग क्या करते थे, एक ही जगह पर्टिकुलर जगह पे रहते थे और वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करके पास ऑन किया करते थे, ये मूव नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संचार की। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू मूव अराउंड। ये क्या करते, एक डिपार्टमेंट में थे, कहीं कभी वहां चले गए, कभी इनकी पोस्टिंग किसी और जगह कर दी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, अपने आप में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड स्पाई सिस्टम था, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू CIA कह लीजिए, RANW की बात कर लीजिए। ठीक है, इनके पास भी क्या था, अपना अपना पूरा का एक सीक्रेट डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला पाते थे। अगर कोई पर्टिकुलर महामात्य जो है या अमात्य जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, या कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो यही गुण पुरुष हुआ करते थे, यही स्पाइस हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं किसको इंफॉर्मेशन देते थे, किंग को इंफॉर्मेशन दिया करते थे। और ये सर्प महामात्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत की, दैट मींस द डॉक्ट्राइन ऑफ 7 ऑर्गन्स। ये भी अगेन एक पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन है जो हमको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, दैट टू इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कौटिल्य का ये कहना था कि पर्टिकुलरली पूरे किंगडम को हम 7 ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इन 7 ऑर्गन्स का आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तभी जो है ये पूरा का पूरा जो एक पूरा सिस्टम है, पूरी बॉडी है, पूरा एम्पायर है, ये दीर्घायु रहेगी, या फिर ये बहुत ही लंबे समय तक ये एस्टैब्लिश रहेगा। तो आइए देखते हैं कि हम बेसिकली ये सप्तांग या फिर 7 ऑर्गन्स है कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं हेड की, जो कि हमारा सर हो गया, तो ऑफकोर्स वो राजा रहेगा। भाई जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है, जो भी जुडिशियल प्रोसीजर है, ऑफकोर्स उसका हेड क्या रहेगा, राजा रहेगा, क्योंकि बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन्स की, बात करते हैं तो वो आर्मी को कहा जाता था।
आर्मी में भी अपन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्पाई डिपार्टमेंट के यहाँ पे इंक्लूड कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखों की, आईज की बारे में। जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमको जजमेंट के लिए, हमको चीजें देखने के लिए। तो वो कौन थे? इनके अमात्य हुआ करते थे, इनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे। दे यूज्ड टू एक्ट, और ये क्या करते थे? एक आंखों की तरह इनका या राजा का या पूरे पर्टिकुलर एम्पायर का काम करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख की, यानी कि मुंह की। तो मुंह से हम खाना खाते हैं और हमारे खाना ही है जो हमको चलाता है या जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो राज्य की जब बात आती है, जब स्टेट की या एम्पायर की बात आती है, तो एम्पायर का मुख क्या है? ट्रेजरी, यानी कि धन संचय जहां होता है तो वो क्या होगी? वही कहीं ना कहीं क्या होगा कि सैलरी प्रोवाइड करेगी, तभी जाके क्या होगा? पूरा का पूरा ऑर्गन सही से चलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानों की, ईयर्स की, कि हमारे पास क्या वाणी आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वो कौन हुआ करते थे? हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। कहना यार एक, जैसा कि आज अब होता है, लड़के, ज्यादातर लड़कों में बहुत देखा जाता है कि लड़के निकले घर से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है, उनके पिताजी ने किसी दोस्त को फोन लगाया जिसका नाम बोल के हम कई बार निकलते हैं। कहना बेटा कहाँ है? वो बोलता अरे अंकल बस अभी बाथरूम गया है। फिर दूसरे को लगा कल अंकल बस अभी मेरे साथ ही था, घर निकल गया, राइट। तो ये क्या होता है? ये हमारे कान होते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्म्स की, यानी कि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो आर्म वो होते हैं हमारे क्या? फोर्ट। जितना स्ट्रांग हमारा फोर्ट होगा, जितना स्ट्रांग हमारी सिटी फोर्टिफाइड होगी, उतना ही टाइम लगेगा सामने वाले को हमको कैप्चर करने में। और इस टाइम के दौरान कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा मोमेंट आ सकता है या हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे कि हम अच्छे से डिफेंड कर सकें। नेक्स्ट आते हैं पाँव की या लेग्स की, जिससे थ्रू एम्पायर चलेगा। यहां पे बात हो रही है चलने, लिटरल चलने की बात नहीं हो रही है, यहां पे ईयर वाइज बात हो रही है, ये यहां पे समय की बात हो रही है। तो अगर जनपद यानी कि लोग अगर आपके साथ नहीं है, ठीक है, तो आपका जो शासन है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, वो ज्यादा सालों तक नहीं टिक पाएगा। तो ये है बेसिकली आपके सामने सप्तांग सिद्धांत। तो बेसिकली आज हमने बात करी है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमने देखा मौर्यन के पॉलिटिकल यूनिट्स को, मौर्यन की मिलिट्री को, हमने स्पाई डिपार्टमेंट देख लिया, हमने सप्तांग सिद्धांत देख लिया, द डॉक्ट्रिन ऑफ 7 ऑर्गन्स देख लिया। तो यहां पे कंप्लीट होता है आपका क्या? मौर्यन पर्टिकुलर डायनेस्टी। यहां से क्वेश्चंस उठने की बहुत आशंका रहती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री में, ठीक है। अब क्या है, हम मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आए आपके लिए छोटी सी पहल, आपकी लाइफ थोड़ी और सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो देखने हैं या आप चाहते हैं कि आप इसका कंटेंट जो है वो एक्सप्लोर करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली अपना ब्राउजर खोलिए, उस पर डालिए magnetbrains.com। क्या डालेंगे आप? magnetbrains.com। जैसे आप एंटर दबाएंगे आपके सामने ये वेब पेज जो है ये कहीं ना कहीं खुल जाएगा। यहां पे क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मीडियम सिलेक्ट करना है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से जो है आप कंटेंट इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ओलंपियाड के वीडियोस देखने हैं, क्लास 9 के ओलंपियाड के वीडियोस देखने हैं, तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, क्या है, एक और आपके सामने जो है बहुत तरीके से, बहुत इनलिस्टेड, बहुत ही सिंपल चीज खुलेगी। आपका पूरा नेक्स्ट वेब पेज जो है वो ऐसा दिखेगा। यहां पे क्या है, आपके पूरी लिस्ट दी हुई है इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स पे, जिस पे मैग्नेट ब्रेन्स के पूरे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। आपको कहीं कुछ नहीं करना है। यहां पे जैसा कि आपको अगर ओलंपियाड पढ़ना है तो आप ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ी सी जो है चीज ध्यान देने वाली है। यहां पे आपको क्लासेस दिखी जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th हो गई, ठीक है, यहां पे क्लास 9th हो गई। अब आपको जिस क्लास के ओलंपियाड अटेम्प्ट करना है या आप पढ़ना चाहते हैं, आप उस क्लास पे करिए। मैं मिलूंगा आपको क्लास 9th में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 9th का नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। तो जैसे ही आप 9th पे क्लिक करेंगे, ये अगेन लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, जिसपे बहुत सारे टीचर्स जो हैं, वेरियस टीचर्स आपके लिए अलग अलग ओलंपियाड का सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं। सोशल स्टडीज के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, वॉच नाउ पे। जैसे ही आप यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, अगेन एक पर्टिकुलर वेब पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको इस साइड पे पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। मेरे पूरे वीडियोस जितने हैं सब यहीं के यहीं डले हैं। इवन जो प्रीमियर वीडियोस होने वाले वो भी कहीं ना कहीं क्या है, हमको यहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो 2 पार्ट में भी होता है, तो अब उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है या मॉडर्न पीरियड जो है, हमने इसको 2 पार्ट में शूट करा है, या 2 पार्ट में हम इसको आपके लिए लेकर आए, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे कि आपको अगर सिर्फ पार्ट 1 दोबारा से देखना है, आप क्या करिए, मॉडर्न पीरियड पे क्लिक करिए, अगेन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। आप पार्ट 1 के सामने वॉच नाउ की अगेन हाइपरलिंक दी गई है, वॉच नाउ जैसे ही आप दबाएंगे, आपके सामने सीधा का सीधा जो है एक ऐसा यूजर इंटरफेस खुलेगा। आप यहीं पे वीडियो दे सकते हैं, आपको YouTube पे डायरेक्ट नहीं करा जाएगा। आप यहीं पे अपना वीडियो देख लीजिए,
और उसको साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हैं। पूरा का पूरा यूट्यूब प्लेयर है, कोई डिफरेंस नहीं है यूट्यूब में और इस पर्टिकुलर प्लेयर में, ठीक है। जैसा आप स्पीड को करना चाहते हैं, आगे पीछे स्पीड कर सकते हैं, क्वालिटी गिरा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, सेम का सेम यूजर इंटरफेस है इस प्लेयर का भी। तो बेसिकली ये हमारी एक छोटी सी पहल थी आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए, ताकि आप जो है अच्छे से पढ़ सकें, मन लगा के पढ़ सकें। तो आज हमने बेसिकली मॉर्निंग पीरियड खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे संगम लिटरेचर के साथ। किसके साथ मिलेंगे? संगम लिटरेचर के साथ। हम चलेंगे दक्षिण भारत में, वहां के लिटरेचर के बारे में हम बात करेंगे, वेरियस काइंड ऑफ पीपल, वेरियस काइंड ऑफ स्कॉलर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये था मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू मैग्नेट ब्रेन्स।